अंजलि एक रात इंस्टाग्राम चला रही थी और अचानक उसके इंस्टा पर रोहन नाम के लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अंजलि सबसे पहले रोहन की प्रोफाइल चेक करती है। प्रोफाइल चेक करने के बाद अंजलि को रोहन अच्छा लगता है और वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अंजलि और रोहन दोनों की बातचीत होने लगती है। अंजलि और रोहन दिन रात चैटिंग पर बात किया करते। रोहन अंजलि को अपनी खूब सारी पिक शेयर किया करता। उसकी फोटोज देखकर अंजलि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और एक दिन अंजलि अपनी दोस्त पीहू को रोहन के बारे में बताते हुए कहती है, यार नहीं पता, देखने में भी अच्छा है और उसका घर, यहाँ तक कि उसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगी महंगी वॉच, सब कुछ है। मुझे जैसा लड़का चाहिए था ना वैसा ही है वो। अरे यार, तुझे कहाँ से मिल गया ऐसा लड़का? ऐसा तो मुझे मिलना चाहिए था, जो दिखने में स्मार्ट हो, डैशिंग हो और रिच तो होना ही चाहिए, क्योंकि रिच होने से ही लड़कों का स्टेटस अलग दिखता है, वरना बिना पैसों के तो लड़कों का स्टेटस लो हो जाता है। बेटा, ऐसा लड़का अगर तुझे चाहिए ना तो उसके लिए तुझ में भी कुछ बात होनी चाहिए जो कि मुझ में है। तभी तो मुझे रोहन मिला। अब हम दोनों फाइनली मिलने की सोच रहे हैं। उसने तो मुझे कहा कि बताओ कौन सी गाड़ी में बैठना चाहती हो। उफ, मेरा तो दिल कर रहा है मैं जल्दी से उससे शादी कर लूं। उसके बाद तो उसका घर भी मेरा होगा, उसकी गाड़ी भी मेरी। अच्छा, एक काम करना, जब तू इतनी ही तारीफ कर रही है तो जब उससे मिलने जाएगी तो मुझे भी लेते चलना। मैं भी देख लूंगी कि आखिर इतनी तारीफ क्यों हो रही है उसकी। अरे तो पागल है क्या? फर्स्ट डेट पर अपने फ्रेंड को लेकर जाते हैं क्या? अकेले जाऊंगी उससे मिलने के लिए। और वैसे भी मुझे पसंद ही है वो, बाकी को पसंद ना आया इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। काफी रिच है वो। चलो, ये भी अच्छी बात है और बेस्ट ऑफ लक। मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ। हाँ यार, तुझे तो जरूर बताऊंगी, तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजलि और रोहन अपनी पहली डेट पर एक दूसरे से मिलते हैं। जहां रोहन एक महंगी सी कार में बहुत ज्यादा बन-ठन के अंजलि के पास आता है और उसे एक महंगा फोन गिफ्ट करते हुए उससे कहता है, अंजलि, आज हमारी पहली मीटिंग है और इसलिए मैं तुम्हें ये फोन गिफ्ट कर रहा हूँ। आई नो बहुत सस्ता है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। ये सस्ता सा फोन है? ये पागल वागल है क्या? ये इतना महंगा फोन देने के बाद भी बोल रहा है सस्ता सा फोन है। उफ, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अंजलि, अच्छा मौका है, शादी के लिए बोल दे इसको, वरना क्या पता इतना अमीर और इतना स्मार्ट कोई उसे और ना पटा ले, फिर मैं क्या करूंगी? कहाँ खो गई मैडम? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? जैसे तुम बहुत सुंदर हो। चलो चलकर कुछ खाते हैं। और तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है कि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आज हमारी पहली डेट है, तो इस डेट पर कुछ स्पेशल बोलना चाहोगी मुझसे? देखो, मैं फालतू के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। 1 से 2 साल 3 साल रिलेशनशिप में रहो, उसके बाद शादी करो, ये सब मुझे नहीं पसंद। मुझे तो तुम पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ, इसलिए एक काम करते हैं, घर में बात करते हैं और शादी करते हैं। विश्वास तो मैं भी नहीं करता इन चीजों में, लेकिन एक कंडीशन है मेरी शादी करने की। वो क्या? वो ये कि मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं अपनी शादी बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से करूंगा, क्योंकि मुझे ये शादी में फालतू का खर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम पैसों को बचाकर मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक डायमंड की रिंग गिफ्ट कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम शादी में फालतू का खर्चा नहीं चाहते हो। बाकी तुम्हारे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं वो मैं नहीं जानता। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहन है। मेरे मम्मी पापा तो बहुत साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। तुम अपना बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की को अपनाएंगे या नहीं? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। बस तुम अपने घर में बात कर लो एक बार, तुम्हारी बड़ी बहन क्या कहती है, या फिर तुम्हारे जो भी हैं उनको बताना एक बार मेरे बारे में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि अपनी बड़ी बहन बबीता को रोहन के बारे में बताती है। बबीता अंजलि को समझाते हुए उससे कहती है, देख, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और एक बड़ी बहन माँ समान होती है, और जो तू कर रही है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि तू उस लड़के से सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पे मिली है और वो क्या करता है क्या नहीं वो तू नहीं जानती। अरे दीदी, वो बहुत अमीर है, बहुत बड़ा घर है उसका। मैंने फोटो में देखा है, काफी सारी गाड़ियां हैं उसके पास, और ये देखो कितना महंगा फोन दिया है उसने मुझे। ऐसा ना हो मेरी बहन कि बाद में तुझे रोना पड़े, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि वो लड़का जो तुझे दिखाना चाह रहा है या फिर जो तुझे दिख रहा है तू सिर्फ वही देख रही है। शादी के बाद लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं।
शादी करने का फैसला इतनी जल्दी लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, बड़ी बहन माँ समान होती है, वो माँ नहीं होती। तो मेरी माँ बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। मुझे रोहन से शादी करनी है तो करनी है। 10 तारीख को हम दोनों की शादी, अगर आपको आना है तो आ जाना। बबीता अंजलि को खूब समझाती है, लेकिन अंजलि को कुछ भी समझ नहीं आता। रोहन और अंजलि दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद रोहन अंजलि को घर ले जाता है। आलीशान बंगला देखकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो रोहन से कहती है, अरे रोहन, घर तो बहुत सुंदर है। इतना बोलकर अंजलि सोफे पर बैठ जाती है और बार बार अलग अलग तरीके से सोफे में बैठकर अपनी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। कई सारे लोग उसकी फोटोज देखकर उसे बहुत बधाइयाँ दे रहे थे। तभी वहाँ एक सविता नाम की औरत आती है और वो उससे कहती है, क्या बात है, इस सोफे पर ऐसे बैठ रही हो जैसे पहली बार सोफा देखा है तुमने? तो इस घर की मालकिन हूँ। सोफे के साथ साथ इस घर की हर चीज पर मेरा हक है। और आप कौन है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ। रोहन मेरा पति है, तो इस नाते इस घर की मालकिन मैं हुई। बेटा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। रोहन मेरे घर का नौकर है जिसे मैं अपना बेटा बनाकर रखती हूँ। क्या? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ रोहन ने किया? वो तो कह रहा था कि वो बहुत अमीर है और उसके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। अंजलि, मैंने तुमसे कभी भी ये नहीं कहा कि ये बंगला मेरा है। मैं जिस महंगी महंगी गाड़ी में बैठकर आता था वो महंगी गाड़ी मेरी है, बल्कि वो गाड़ी मालकिन की है। मैं उनका ड्राइवर हूँ, उनका नौकर हूँ, मैं सब कुछ हूँ उनका। ये सुनकर अंजलि को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोते हुए अपनी बहन बबीता के पास जाती है। बबीता उसे समझाती है और उससे कहती है, देख, जो होना था वो तो हो चुका है और रोहन ने कभी तुझसे ये तो नहीं कहा ना कि वो उस घर का मालिक है या फिर वो जिन गाड़ियों में तुझे लेने आता था वो गाड़ी उसकी है। ये सारी गलतफहमी तेरे साइड से है, क्योंकि तुझे ऐसा लग रहा था कि रोहन बहुत अमीर है। अब शादी हो चुकी है, अपने जीवन में उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है तो बढ़ जा, इसी में तेरी भलाई है और बाकी तेरी मर्जी है, क्योंकि उस समय तूने हमारी नहीं सुनी। अब इस समय हम तेरा साथ देकर भी क्या कर सकते हैं। अंजलि को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और इस कहानी से उसे ये तो सीख मिल ही जाती है कि आखिर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ना चाहते हुए भी अंजलि को अपने उस नौकर पति के साथ उस घर में रहना पड़ता है। काव्या बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। वो काफी अमीर थी, इसलिए उसे अपने रंग रूप और पैसों पर काफी घमंड था। क्योंकि काव्या इकलौती थी, ऊपर से काफी अमीर भी थी, जिस वजह से लोग उसके आगे पीछे घुमा करते थे। ऐसे ही एक दिन, करिश्मा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत कर। मेरा पार्टी करने का मन पहले था लेकिन अब नहीं है। पर यार काव्या, हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। तेरे कहने पर हमने इतना महंगा लाउंज अमन के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए किया था। सबने अपने अपने हिस्से के पैसे दे दिए और तू बची है, और एंड मौके पर तू मना कर रही है। भूलो मत कि 50% पैसा मैं अकेले दे रही हूँ, और वैसे भी अमन और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, और उसके लिए मैं कोई भी पार्टी अरेंज क्यों करूँ? वो पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी क्योंकि मैंने कहा था, इसीलिए मैं अपने हिस्से का पैसे तुम लोगों को दे रही हूँ, और तुम लोग जाके गरीब को बर्थडे पार्टी दे देना, मैं तो आने वाली नहीं हूँ। इस तरह से काव्या करिश्मा को कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काव्या घर में ही रहती है। काव्या को घर में देख उसके पापा उससे बात करते हैं। काव्या बेटी, अब तू बड़ी हो चुकी है और तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तेरी शादी कर दूं। तेरी शादी करने के बाद ये घर जमीन सब तेरे नाम करके मैं खुद 4 धाम की यात्रा पर चला जाऊंगा। पापा, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? शादी कर लूंगी, कोई ढंग का लड़का तो मिले। एक लड़का मिला था लेकिन उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है। ऐसा क्या किया उस लड़के ने जो तूने उससे ब्रेकअप कर लिया? पापा, मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन मुझे खुद पे बहुत भरोसा है और खुद से बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। भले ही मैं काली हूँ लेकिन सुंदर बहुत हूँ, और उस अमन के बच्चे ने मेरे रंग का मजाक बनाया था, इसीलिए मैंने उसकी औकात दिखा दी और छोड़ दिया उसे। अब तो बस मुझे एक सच्चे आशिक का इंतजार है जो मेरा हाथ थामे। ठीक है बेटा, जब तुझे तेरा सच्चा आशिक मिल जाए तो तू मुझे आकर बता देना। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काव्या अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाती है,
कुछ देर बाद जब काव्या रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगती है तो वो अपना पर्स रेस्टोरेंट के अंदर ही भूल जाती है, जिसके बाद गौरव नाम का एक लड़का काव्या का पर्स लेकर उसके पास जाता है। मिस ब्यूटी क्वीन, आप अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। अगर मेरी नजर आप पर, मेरा मतलब है आपके पर्स पर नहीं जाती तो शायद ही किसी और की जेब में होता। थैंक यू सो मच। मैंने आपको पर्स ला कर दिया और आप मुझे इतना सूखा सूखा थैंक यू बोल रही हैं। मिस ब्यूटी क्वीन, मेरे साथ कम से कम एक कप कॉफी पीना भी पसंद नहीं करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आप इतना कह रहे हैं तो जरूर। अब गौरव काव्या को अपने साथ कॉफी पर ले जाता है। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और काव्या रोज गौरव से मिलने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब क्या था, अब काव्या अपने पापा को गौरव के बारे में बता देती है और बहुत जल्द काव्या की शादी गौरव से हो जाती है। गौरव ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए जब काव्या गौरव के साथ उसके घर में जाती है तो उसके घर में एडजस्ट नहीं कर पाती और अपनी सास नैना से बोलती है, माँ जी, गौरव जी तो मेरी बात मानने ही वाले नहीं है, और सच में ये घर बहुत छोटा है। ना इस घर में एसी है, ना ही कोई फैसिलिटी है। मैं इस घर में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगी। आप गौरव जी को समझाइए और उनसे कहिए कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। शादी होने के बाद वो सब कुछ मेरा ही तो है, और जो मेरा है वो गौरव जी का भी तो है। बहू, तू बोल तो सही रही है, पर तू जानती है ना कि गौरव कितना खुददार है। पर अब तू इतना कह रही है तो मैं एक बार गौरव से बात करूंगी। अब जैसे ही रात को गौरव घर आता है, नैना गौरव से बात करती है। गौरव अपनी माँ की बात को मना नहीं कर पाता और बहुत जल्द गौरव अपनी माँ और काव्या के साथ काव्या के घर रहने के लिए चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। शादी के बाद काव्या के पिता की सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम हो जाती है और उसके पापा तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काव्या शॉपिंग करने जाती है और जब वो शॉपिंग करके घर आती है तो अपनी सास और अपने पति को बात करते हुए सुनती है, जो आपस में एक दूसरे से बोल रहे होते हैं। गौरव बेटा, तूने बिल्कुल सही लड़की पर हाथ मारा है। उस लड़की को किराए का घर भी पसंद नहीं आया। सोच, अगर वो हमारी झुग्गी जैसे घर में जाती तो उसका क्या होता। माँ काली से तो मैंने शादी ही इसलिए करी क्योंकि वो अमीर है। उस दिन रेस्टोरेंट में जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। तब मैंने ठान लिया कि मैं शादी अब इस कलूटी से ही करूंगा और हम इसकी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे, वरना कहाँ आपका बेटा हीरो जैसा। भला आपको इस काली में क्या इंटरेस्ट आएगा? वो सब तो ठीक है बेटा, पर अब आगे का प्लान क्या है? इस कलूटी के साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है या इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर इसको धक्के मार कर निकालना है? आखिर मेरी जिया बहू कब आएगी इस घर में? जिया बहू? ये जिया कौन है? और आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। गौरव, तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की। काव्या उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। अब उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। गौरव का सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी सास और गौरव से सवाल करने लगती है, जिस पर गौरव उससे कहता है, हाँ काव्या, हम लोगों ने तुझे धोखा दिया और कल्लो कहीं की तूने कभी खुद को शीशे में देखा है कि तू कितनी कलूटी है? कहाँ तू और कहाँ मैं? हंस और कौवे का कभी मेल नहीं हो सकता। ऊपर से तेरा ये घमंड, भला किसी काले इंसान के अंदर इतना घमंड कैसे हो सकता है? क्यों माँ? अरे गौरव बेटा, इस लड़की को घमंड अपनी सूरत पर नहीं, अपने पैसों पर है, पैसों पर। मेरे पास पैसा है इसीलिए मुझे घमंड है, और इसीलिए तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सच जानने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी? कभी नहीं। करनी तो तुझे पड़ेगी। ए बुढ़िया, ये धमकी ना किसी और को देना। मेरा नाम काव्या है, काव्या। मैं किसी से डरती नहीं बल्कि डरा के रखती हूँ, और तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे साथ जो मैं करने वाली हूँ ना, शायद वो तुम दोनों माँ बेटे ने कभी सोचा भी नहीं होगा। काव्या ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर गौरव और नैना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिसके बाद काव्या अपनी सास से बोलती है, क्या हुआ सासू माँ, होश उड़ गए? जानना नहीं चाहोगी कि मैंने इन पुलिस वालों को कब बुलाया? मैंने इन पुलिस वालों को तब बुलाया जब तुम दोनों माँ बेटा मिलके हंस हंस के बातें कर रहे थे। तभी मैं जान गई थी कि जरूर दाल में कुछ काला है। तुम दोनों मिलकर मेरी प्रॉपर्टी को हथियाने वाले हो, और इस प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों किसी भी हद तक गिर जाओगे।
बस इसीलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस तुम दोनों के सामने आ गई और तुम दोनों की सच्चाई भी अब उनके सामने आ चुकी है। बहुत दे लिया तुम लोगों ने अपनी बहू को धोखा। अब चलो जरा जेल में थोड़ी चक्की पीस लो। पुलिस नैना और गौरव को अपने साथ ले जाती है और थाने में बंद कर देती है। नैना और गौरव को उसके किए की तो सजा मिल ही जाती है, पर काव्या के पैर से विश्वास उड़ जाता है, जिसके बाद काव्या फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करती, पर अपने पापा के कहने पर अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी कर लेती है, जो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ता है और उसे वो सारी खुशियां देता है जिसकी काव्या हकदार होती है। सुहाना एक गरीब परिवार से थी, पर उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। जब सुहाना पहले दिन अपने ससुराल में आती है, तब यह सोचकर बहुत खुश थी कि अब उसकी जिंदगी भी अच्छी तरह से बीतेगी। सुहाना अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी जेठानी कमला आती है और सुहाना से बोलती है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिर मुझे मेरी देवरानी जो मिल गई है। अब मैं करूँगी आराम और मेरी देवरानी करेगी काम। अरे मेरा मतलब है कि मेरी मदद कराएगी। क्यों नहीं दीदी, वैसे भी इतने दिनों से आपने ही तो इस घर को संभाल रखा था। सुहाना अपनी जेठानी को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ तो मिला देती है, पर अंदर ही अंदर उसका मुंह बन जाता है और सुहाना खुद से बोलती है, कितनी तेज है मेरी जेठानी। अरे सबको खुशी होती है उसकी देवरानी आई है, पर ये तो ऐसे खुश है मानो जैसे इसकी देवरानी नहीं कोई नौकरानी आई है। पर कोई बात नहीं दीदी, आने वाले समय में पता चल जाएगा कौन नौकरानी है और कौन मालकिन। इस तरह से सुहाना की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुहाना अपनी जेठानी का घर के कामों में हाथ बटाने लगती है, लेकिन जैसे ही सुहाना घर के कामों को हाथ लगाती है, कमला घर के काम करना छोड़ देती है। ऐसे ही एक रोज कमला सुहाना से पहले उठकर पूरा घर सर पर उठा लेती है और सुहाना से बोलती है, सुहाना अब तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो। मैं जानती हूँ दीदी, पर हुआ क्या? आप सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में क्यों हूँ? अरे जब तक मेरे हाथों में इस घर की जिम्मेदारियां थी ना, तब तक बिल्कुल सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जैसे ही जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथों में आई है ना, तुमने तो लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया है। एक आदर्श बहू का काम होता है सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करे, और यहाँ खुद को देखो, तुम सुबह के 5:30 बज चुके हैं और तुम अब तक सो रही हो। इस तरह से कमला बहाना निकाल कर सुहाना को सुनाने लगती है और तभी वहाँ सुहाना की सास रूपाली आ जाती है, जो कमला से बोलती है, कमला बहू, अभी सुहाना इस घर के लिए नई है, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, और वैसे भी अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं, वो आराम से अपना काम कर लेगी। हाँ हाँ माँ जी, आप तो सुहाना का ही साइड लेंगी ना, आखिर ये आपकी नई और प्यारी बहू है। मैं जब इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तब आपने मुझे मेरी एक गलती के लिए कितना भला बुरा कहा था। इस तरह से कमला सुहाना और अपनी सास को सुनाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन सुहाना उस समय कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से हर छोटी मोटी बात पर कमला सुहाना को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। ये सब कुछ सुहाना से अब और बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो अपने कमरे में बैठी बैठी खुद से बोलती है, अब सही समय आ गया है इस जादुई आम को निकालने का, जो मुझे दादी ने दिया था। सुहाना के पास एक जादुई आम था जो उसे उसकी दादी ने दिया था, और वो जादुई आम सुहाना की दादी को किसी परी ने दिया था। अब सुहाना उस जादुई आम को लेकर अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि कमला बड़े ही आराम से सो रही होती है। ये देखकर सुहाना खुद से बोलती है, अच्छा तो मुझे काम पर लगाकर ये यहाँ आराम फरमा रही है, पर कोई बात नहीं दीदी, बस तुम कुछ समय के लिए ही सोने वाली हो, क्योंकि अब मैं तुमसे तुम्हारी नींद और चैन चुरा लूंगी। इतना बोलकर सुहाना जादुई आम को कमला के बगल में रख देती है और एक मंत्र पढ़ती है, रस से भरा जादुई मीठा आम जो माने मेरी सारी बात, तो अब जल्दी से छीन ले तू मेरी जेठानी की नींद। सुहाना का ये मंत्र पढ़ते ही आम बड़ा हो जाता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वे जादुई आम
अपने आप छोटा होकर उछलता हुआ सुहाना के हाथ में चला जाता है और सुहाना कमला के कमरे से बाहर निकल जाती है। सुहाना के जाते ही कमला को करंट सा लगता है और वो एक झटके में उठ खड़ी हो जाती है। अब उसके शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजली करती हुई कमरे से बाहर निकलती है और सुहाना से बोलती है, पता नहीं सुहाना मुझे क्या हो गया है। सुबह जब मैं उठी तो मुझे पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। और तुम्हारे पास कोई दवा है क्या खुजली की? नहीं दीदी, मेरे पास तो ऐसी कोई दवाई नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है और इसी तरह से पूरी रात खुजली करती रहती है। खुजली की वजह से कमला सो नहीं पाती और वो पूरी रात पागलों की तरह खुजली करती रहती है। अब इसी तरह से सुहाना जादुई आम की मदद से अपनी जेठानी को कोई न कोई सजा दिया करती। और ऐसे ही एक दिन दीदी को बैठकर टीवी देखना बहुत पसंद है ना, अब आएगा मजा जब वो बैठ पाएगी और ना ही अपनी आंखें बंद कर पाएगी। इतना बोलकर एक बार फिर से सुहाना अपना जादुई आम निकालती है और वही मंत्र दोहराती है, जिसके बाद कमला की आंखें झपकना बंद हो जाती है। अब कमला झुक नहीं पाती और न ही बैठ पाती है। अपनी यह हालत देखकर कमला खुद से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आए दिन कुछ न कुछ मुझे हो ही रहा है। कमला अपनी हालत देखकर परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ रूपाली आ जाती है और वो कमला को खड़ा देख उससे बोलती है, बहू तू क्या खड़े गांव से आई है? क्यों माँ जी, आपको नहीं पता कि मैं किस गांव से हूँ? अरे बहू वो तो मैं जानती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तू सुबह से खड़ी क्यों है। और आज तू सुबह से एक बार बैठी नहीं और ना ही तूने अपनी पलकें झपकाई हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर कमला अपनी सास से झूठ बोलती है। वो माँ जी, मैंने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी थी, बस इसीलिए आज मैं सुबह से खड़ी हूँ और यही कारण है कि मैंने आंखें एक बार भी नहीं हिलाई। अच्छा चलती हूँ मैं। कमला की यह हालत और उसकी बातें सुनकर रूपाली को उस पर विश्वास नहीं होता और वो सुहाने से बात करने के लिए उसकी ओर जाने लगती है। तभी कमला देखती है कि सुहाना के हाथ में एक छोटा सा आम रखा है, जिसे देखकर सुहाना बहुत खुश हो रही होती है। ये देख रूपाली को थोड़ा अजीब लगता है और वह सुहाना के पास जाकर उससे बोलती है, बहू तेरे हाथ में आम? आज जो कमला का हाल है वो कहीं तेरी वजह से तो नहीं है? रूपाली के पूछने पर अब सुहाना अपनी सास को सारा सच बता देती है और उस जादुई आम के बारे में भी बताती है, जिसके बाद रूपाली सुहाना से बोलती है, सुहाना बहू, इस जादुई आम की मदद से कमला बहू को तूने अच्छा सबक सिखाया है, पर मुझे लगता है आज के लिए ये सजा काफी है। अब तू उसे पहले की तरह ठीक कर दे। ठीक है माँ जी, मैं आपके कहने पर दीदी को एक बार फिर से पहले की तरह कर दूंगी, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप इस जादुई आम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। अरे बहू, ये भी कोई कहने की बात है? इतना दिमाग है तेरी सास में। अगर कमला को जादुई आम के बारे में पता चला तो वो इस जादुई आम का गलत इस्तेमाल करेगी, इसीलिए तू मेरी तरफ से बेफिक्र रह। मैं तेरे जादुई आम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस तू अभी के लिए रूपाली को ठीक कर दे। अब तक तो उसे अकल आ चुकी होगी। रूपाली के कहने पर सुहाना कमला को ठीक कर देती है। अब जैसे ही कमला अपने कमरे में बैठने की कोशिश करती है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कमला खुद से बोलती है, लगता है मैंने घर का काम करना छोड़ दिया है, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। कल से मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगी। इस तरह से कमला अगली सुबह सुहाना के पास जाती है और उसे आराम करने को कहती है। अब सुहाना अपनी सास के साथ पूरा दिन आराम करती है और कमला काम करती है।